हेलो बच्चों, आज हम इस पढ़ेंगे किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया, जो हमारा किंगडम एनिमिलिया है इसी को हम हिंदी में कहते हैं जंतु जगत। अब सबसे पहली चीज होती है कि जो हमारा जंतु जगत है इसमें किस प्रकार के जीवों को हम रखते हैं, यानी इस संघ के जो जीव हैं, इस जगत के जो जीव हैं उनके लक्षण क्या है। तो सबसे पहला लक्षण होता है जो इस संघ में पाए जाते हैं, इनका मल्टी सेल्यूलर। ये एनिमल क्या होते हैं? मल्टी सेल्यूलर होते हैं। और जो मल्टी सेल्यूलर एनिमल होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? यूकैरियोट भी होने चाहिए, यानी मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक अगर ऑर्गेनिज्म है तो वह किंगडम एनिमिलिया में रखा जाएगा। अगर वह बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जंतु नहीं है तो वह किंगडम एनिमिलिया में नहीं रखा जाएगा। अगर हम इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो होता है हमारा कैसा? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी विषम पोषी पोषण विधि पाई जाती है। और विषम पोषी जो पोषण विधि होती है इसी को हम कहते हैं होलोजोइक, यानी प्राणी सम प्रकार का। उसमें भी कैसा होना चाहिए? प्राणी सम प्रकार का पोषण विधि पाना चाहिए, यानी ऐसे जीव जो क्या करें? दूसरे जीवों पर अपने भोजन के लिए निर्भर करें, अर्थात या दूसरे जीवों को अपने भोजन के रूप में भी ग्रहण करें, तो वो क्या होंगे? हेट्रोट्रॉफिक होंगे। और एनियम एनिमिलिया में जितने जंतु हैं वो सब क्या होंगे? दूसरे जीवों से या दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन ग्रहण करेंगे। तीसरी चीज होती है कि इस संघ में ऐसे जंतु रखे गए हैं जिनमें रिजर्व फूड मटेरियल जो है, जिसे हम कहते हैं स्टोर्ड फूड मटेरियल या रिजर्व फूड मटेरियल, यानी आप कह सकते हैं कि जो संरक्षित भोज्य पदार्थ है वह संरक्षित भोज्य पदार्थ क्या होना चाहिए? ग्लाइकोजन होना चाहिए। अब सबसे पहली चीज ये होता है, क्वेश्चन बनता है कि संरक्षित भोज्य पदार्थ क्या है? ऐसा भोज्य पदार्थ जो एडवर्स कंडीशंस में, यानी विषम परिस्थितियों में जीवों के द्वारा ग्रहण करने योग्य है या जीवों को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करता हो, तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? रिजर्व फूड मटेरियल, यानी संरक्षित भोज्य पदार्थ कहते हैं। पौधों में यह संरक्षित भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में पाया जाता है, जबकि जंतुओं में यह क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है। और जब ग्लाइकोजन की मात्रा शरीर में बढ़ती रहती है तो यह कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फैट में। यानी जो हमारा संरक्षित भोज्य पदार्थ है वो क्या हो सकता है? या तो ग्लाइकोजन हो सकता है या तो फैट हो सकता है, जो सभी जंतुओं में पाया जाना नेसेसरी है, अन्यथा वो क्या हुए? किंगडम एनिमिलिया के जंतु नहीं कहे जाएंगे। अगली चीज है कि इनमें क्या होना चाहिए? एरोबिक रिस्पायरेशन होना चाहिए, यानी श्वसन की जो प्रक्रिया है वो कैसा होना चाहिए? ऑक्सी होना चाहिए, यानी श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन ही ग्रहण किया जाना चाहिए। अगर ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है तो वह जंतु की कैटेगरी में रखा जाएगा, अगर ऑक्सीजन ग्रहण नहीं किया जाता है तो वह जंतु की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। इसके बाद जो हमारी अगली चीज होती है कि जितने भी जंतु होते हैं उनमें लोकोमोशन पाया जाए, लोकोमोशन प्रेजेंट हो। बट लोकोमोशन जो चलन है इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे हमारा एक संघ होता है फाइलम पोरीफेरा, इसके जो एनिमल्स होते हैं वो नॉन मोटिल होते हैं, यानी इनमें गमन नहीं पाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इस समूह में जितने जंतु हैं उनमें से अधिकतर जीवों में लोकोमोशन की प्रक्रिया पाई जानी चाहिए। इसके बाद होता है, यानी ये जो हमारा हो गया, ये क्या हो गया? ये कंडीशनल हो गया। अगली चीज जो होती है कि इनमें सेल वाल एब्सेंट हो, यानी सेल वाल ना पाए जाए, क्योंकि जो सेल वाल है कोशिका भित्ति से हम कहते हैं कि यह पौधे पादप कोशिका या जंतु पादप का विशेष लक्षण होता है, जिसमें क्या होता है? यह जो प्लांट है उसको, उसके सेल को एक आउटर डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। और जो एनिमल होते हैं ये क्या होते हैं? लूज सॉफ्ट टिश्यू से बने होते हैं, इसलिए यहाँ सेल वाल का कोई काम नहीं होता, इसलिए सेल वाल क्या होती है? एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती हैं। अगली चीज होता है एबल टू मेक रैपिड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, यानी ऐसे जंतु जो क्या हो? किसी भी उद्दीपन के प्रति तेजी से प्रक्रिया या अनुक्रिया प्रदर्शित कर सके, वो सब क्या है? जंतु है।
और जो प्रक्रिया या अनुक्रिया तेजी से प्रदर्शित ना कर सके वो जंतु नहीं माने जाएंगे। इसके बाद अगर बात रिप्रोडक्शन की जाए तो जो जंतु जगत के मेंबर है इनमें रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूर पाया जाना चाहिए। अगर वह सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते यानी लैंगिक जनन की प्रक्रिया इनमें नहीं पाई जाती है तो यह जंतु एनिमिलिया के जंतु नहीं माने जाएंगे, इन्हें जंतु जगत में एनिमिलिया में नहीं रखा जाएगा। अब इसके बाद अगली चीज होती है कि ये जो जंतु जगत है हमारा, इस जंतु जगत में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, संगठन का स्तर जो है वो संगठन का स्तर कैसा है, यानी कैसे किस प्रकार के सेल से ये जीव बने हैं, यानी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। शरीर के संगठन के आधार पर जीवों का हम क्या करते हैं, स्तर बनाते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो ये जो हमारा है ये बना होता है हमारा डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर जो जंतु हमारे होते हैं ये डिवाइड होते हैं, यानी आप कह सकते हैं सघनता के आधार पर या कठिन संगठन के आधार पर जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये 5 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा होता है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, यानी जीव द्रव्य स्तर, यानी ऐसे जीव जो क्या हो जीव द्रव्य के स्तर पर हो। यह मुख्यतः उन जीवों में पाया जाते हैं जो एसेलुलर होते हैं, यानी ऐसे जीव जिनमें कोशिकाओं का या पूर्ण रूप से ना पाए जाए या डेवलप्ड अवस्था में ना पाए जाए, या ऐसे जीव जो क्या हो एक कोशिका से मिलकर बने हो, यानी जीवन संबंधी सभी कोश प्रक्रियाएं क्या हो एक ही सेल में कंप्लीट हो। तो ऐसे जीवों को किसमें रखा गया है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल में। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, फाइलम प्रोटोजोआ। क्यों, क्योंकि प्रोटोजोआ के जितने जंतु है वो क्या है एक कोशिकीय होते हैं, उनमें जीवन संबंधी सभी प्रक्रियाएं क्या होती है एक ही कोशिका में संपन्न होती है। दूसरा हमारा होता है सेल्यूलर लेवल। अगर जंतु ऐसे हो जो हमारे लूज सेल्स से बने हो या लूज सेल्स के संगठन से बने हो, यानी एसोसिएशन ऑफ लूज सेल्स या एग्रीगेशन ऑफ लूज सेल्स, यानी ऐसे जीव जो क्या हो ऐसे सेल्स के संगठन से बने हो तो हम उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें हम रखेंगे किस पर, सेलुलर लेवल पर। और इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो माना जाता है वॉलवॉक्स। क्यों, क्योंकि वॉलवॉक्स क्या होते हैं एक दूसरे से एक लूज कनेक्शन के द्वारा बंधे होते हैं। अगली चीज होती है कि अब सेलुलर लेवल के बाद होता है सेल टिश्यू लेवल, यानी ऐसे जंतु जो क्या हो कोशिका या ऊतक के स्तर पर हो, यानी ये जो सेल्स हो इनमें क्या हो कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या करे ऊतक का निर्माण करे और ये क्या हो एक डिफिनिट पैटर्न या डिफिनिट लेयर में अरेंज हो। तो इस प्रकार से जो स्तर बनता है ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनता है, वही क्या कहलाता है सेल टिश्यू लेवल कहलाता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है क्या, स्पंज, जिनमें हम क्या कहते हैं कि जो कोशिकाएं हैं कोशिकाओं का स्तर, कोशिकाओं का श्रम विभाजन पाया जाना प्रारंभ होता है। इसके बाद अगला होता है टिश्यू ऑर्गन लेवल। अब जब हमारे यहाँ ऊतक बन गए थे तो ये ऊतक क्या करेंगे आपस में ये ऊतक मिलेंगे और इन ऊतकों के मिलने से क्या बनेगा ऑर्गन का निर्माण होगा, यानी अंगों का निर्माण होगा। और उस अंगों के निर्माण से जो कोशिकीय स्तर था वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, वो अंगों के स्तर पर चले जाएगा, यानी ऑर्गन लेवल पर चला जाएगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल हमारा माना जाता है क्या, फ्लैट वर्म्स, यानी जिन्हें हम कहते हैं चपटे कृमि। ये प्लेटीहेल्मिन्थीज के मेंबर होते हैं, संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज, यानी ऐसे कृमि जो क्या हो जिनका शरीर चपटा हो। इसके बाद अगला होता है हमारा 5वां लेवल, जिसे हम कहते हैं ऑर्गन
ऑर्गन सिस्टम लेवल, सिस्टम लेवल, यानी ऐसे जो क्या हो, अब आर्गन का निर्माण हो गया, तो जब कई आर्गन क्या होते हैं आपस में मिलते हैं तो एक डिफिनिट सिस्टम का निर्माण करते हैं, और जब एक डिफिनिट सिस्टम बन जाता है तो वही हमारा क्या कहलाता है, सिस्टम लेवल कहलाता है। और जब आर्गन आपस में मिलकर एक साथ काम करके एक सिस्टम का निर्माण करते हैं तो वही सिस्टम लेवल, सिस्टम स्तर कहलाता है। इस जो कि हमारे किसमें, हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में पाया जाता है। और इसके लिए अगर आप समझे तो आसानी से आप कह सकते हैं कि सिस्टम में जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम या रिस्पायरेटरी सिस्टम ETC, यानी इस तरीके से जितने भी सिस्टम है उन सब में क्या होगा, वो कौन सा लेवल हो गया, वो हमारा हो गया ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब जो हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल है ये और भी ऊपर जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब हमारे सिस्टम होते हैं तो जो सिस्टम होते हैं, सिस्टम के आपस में मिलने से क्या होता है, एनिमल का निर्माण हो जाता है, यानी यहीं से हमारे क्या माने जाते हैं, एनिमल मान ली जाती है, यानी हायर एनिमल्स का फॉर्मेशन इसी लेवल पर माना जाता है। अब अगली चीज होती है कि एनिमल में बॉडी प्लेन क्या है, यानी जो शरीर है उस शरीर में प्लेन, जो बॉडी प्लेन है, लेवल क्या है शरीर में, यानी अब आपका अगला पॉइंट हो गया एनिमल बॉडी प्लेन। अब जो एनिमल है ये बॉडी प्लेन के बेसिस पर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। और इसमें जो पहला पार्ट होता है इसे हम कहते हैं सेल एग्रीगेट, सेल एग्रीगेट। ये हमारा पहला बॉडी प्लेन माना जाता है जो पाया जाता है किसमें, स्पंज में और प्रोटोजोवन में, जिसमें क्या होता है कि जो टिश्यू होते हैं ये लूजली अरेंज होते हैं लेकिन इनमें जर्म लेयर नहीं होती है। ठीक, तो ये हमारा क्या होता है, इसमें प्रोटोजोवंस और स्पंज। दूसरा जो हमारा बॉडी प्लेन होता है ये हमारा कहलाता है ब्लाइंड सैक। अब कुछ ऐसे एनिमल हैं जिनमें अगर आपको याद होगा कि उनकी जो बॉडी है ये बॉडी अंदर की तरफ से पैक्ड होती है इस तरीके से। अब इनकी बॉडी क्या है, ये बॉडी क्या हो गई, अंदर से पैक्ड हो गई, यानी इनमें एक ही वे है फूड आने के लिए और एक ही वे है जो हमारे डाइजेस्ट के बाद अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हमको बाहर निकालने के लिए, यानी जो हमारा भोजन है वो इसी रास्ते से अंदर आएगा और जो अपशिष्ट पदार्थ है वो इसी रास्ते से बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी एक तरफ तो ओपनिंग है लेकिन दूसरी तरफ क्या है, ब्लाइंड है, बंद है, ओपनिंग नहीं है। तो इस प्रकार का जो बॉडी प्लेन होता है ये बॉडी प्लेन हमारा क्या कहलाता है, ब्लाइंड बॉडी प्लेन। और यह नॉर्मली पाया किसमें जाएगा, हाइड्रा, या आप कह सकते हैं जो नाइडेरियन के मेंबर होते हैं नाइडेरियन में यह पाया जाता है। तीसरा जो हमारा बॉडी प्लेन होता है इसे कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। ये तीसरा जो हमारा होता है ये कहलाता है ट्यूब विद इन ट्यूब। ये हमारा तीसरे टाइप का विद इन ए ट्यूब होगा, ट्यूब विद इन ए ट्यूब। ये हमारा तीसरे टाइप का बॉडी प्लेन होता है और इसमें क्या होता है कि जो होल बॉडी होती है वो एक एग्जैक्ट पैटर्न पर फिक्स होती है और इसमें बाई ओपनिंग होती है, यानी 2 ओपनिंग पाई जाती है। एक तरफ से फूड की एंट्री होती है और दूसरे तरफ से क्या होता है, जो अपशिष्ट मटेरियल है वो बाहर चला जाता है, यानी ये एंट्री ऑफ फूड हो गई और ये मटेरियल बाहर, जो आपका फीकल मटेरियल है वो बाहर निकल गया, यानी भोजन एक रास्ते से शरीर के अंदर आएगा और दूसरे रास्ते से शरीर के बाहर चला जाएगा। इस प्रकार का जो प्लेन होता है यही हमारा क्या कहलाता है, ट्यूब विद इन ट्यूब। तो ये हमारा क्या हो गया, बॉडी प्लेन। फिर से समझ लें, स्पंज की अगर आप बात करें तो अगर स्पंज की बॉडी आपको याद होगी तो स्पंज की बॉडी कुछ इस तरीके से होती है। ठीक, इस तरीके से स्पंज की बॉडी होती है और इनकी बॉडी में छोटे छोटे पोर होते हैं कई की संख्या में, इस तरीके से।
यहाँ जो है, यहाँ आप देखें तो यहाँ कोई ओपनिंग क्लियर नहीं है, यहाँ से एंट्री होती है, यहाँ से एग्जिस्ट होता है, लेकिन कहीं भी फूड के प्रॉपर प्लेस के लिए कोई फूड के लिए प्रॉपर प्लेस नहीं है कि जहां फूड का प्रॉपर डाइजेशन हो सके या कोई फंक्शनिंग प्रॉपर फिक्स हो सके। तो इस कंडीशंस में ये हमारा क्या हो गया, सेल एग्रीगेट। दूसरा ब्लाइंड सैक, यहाँ एक ही ओपनिंग होती है, दूसरी ओपनिंग बंद होती है, इसलिए इसे हम कहते हैं ब्लाइंड सैक। और तीसरा होता है ट्यूब विद इन ट्यूब, यानी ट्यूब और विद इन ट्यूब। तो ये आपका हमारा क्या हो गया, तीसरा टाइप हो गया। पहला जो है वो किसमें पाया जाएगा, स्पंज में, जैसे साइकॉन। दूसरा हमारा हो जाता है नाइडेरिया, फॉर एग्जांपल हाइड्रा। और तीसरा हमारा होता है हायर एनिमल्स, जिसमें हम आप भी आते हैं। तो ये आपके 3 टाइप के बॉडी प्लेन पाए जाते हैं विभिन्न जंतुओं में। ओके, थैंक यू।